हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर श्वसन के बारे में। ठीक ना, आपका पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। सबसे पहले अब बात करने की बात किया जाए ना तो श्वसन यहाँ पे आती है। यहाँ पे क्या है? श्वसन। इसको क्या पढ़ेंगे? श्वसन पढ़ेंगे। यहाँ पे बोआ है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? श्वसन। यानी श्वसन को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। यानी श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन किसे कहते हैं? अब बात आ गई श्वसन। हम लोग क्या करते हैं? हमारे दैनिक जीवन क्या है? हमारे दैनिक जीवन में मतलब है कि सांस लेने और सांस छोड़ने, दो प्रक्रिया आती है हमारे दैनिक जीवन में। एक प्रक्रिया है क्या? सांस लेने और सांस छोड़ने। जैसे आप सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ना तो आपका क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। सांस लेना और सांस छोड़ना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन हर मानव जीव, हर जीव जंतु, श्वसन हमें में ही नहीं होती है श्वसन, बल्कि हमारे ही शरीर में नहीं होती, बल्कि हर जीवों के शरीर में श्वसन होती है। चाहे वह मानव हो, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे अन्य जीव जंतु कीट पतंग, सभी में क्या होता है? श्वसन होता है। यानी कह सकते हैं कि श्वसन हमें ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए, सभी सजीव प्राणियों के लिए श्वसन एक जरूरी है। अब बात किया जाए श्वसन की तो किसमें कैसा श्वसन होता है उसके बारे में बताएंगे। पहले आप देखिए श्वसन। यहाँ श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्वसन को दो भागों में बांटा गया। पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। पहला वायवीय बांटा गया है, दूसरा अवायवीय बांटा गया है। अब बात किया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करने वाले क्रिया, यहाँ पे क्या बोला गया है? श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। अब बोलेगा वायवीय क्या होता है, अवायवीय क्या होता है? तो वायवीय श्वसन का मतलब होता है ना मेरे भाई कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस ले उसे वायवीय बोलेंगे। यानी जिसमें सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन पाया जाता हो उसे वायवीय। जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन पाया नहीं जाता उसके क्या बोलेंगे? अवायवीय। इसलिए वायवीय श्वसन को दूसरा नाम है क्या? ऑक्सी श्वसन। क्या नाम है? वायवीय श्वसन को दूसरा नाम है आपका ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है अनऑक्सी श्वसन। आगे देखिए, अब बात क्या करते हैं किसके? ऑक्सीजन के। यहाँ पे बोला गया है वायवीय और अवायवीय, तो ये दोनों में अंतर क्या क्या है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? तो हमारे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर है कुछ नहीं, बस अर्थ जो अंतर है जो आप देख सकते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बोला गया है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करने वाले की क्रिया करने वालों को क्या कहते हैं? क्रिया करने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन श्वसन, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑक्सी श्वसन कहलाता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। उपस्थिति का मतलब प्रेजेंट रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए। अब किसकी बारे में बात करेंगे? अब हमको बात करने की बात है इधर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति का मतलब प्रेजेंट नहीं, मौजूद नहीं होना। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति में नहीं होने वाले क्रिया को अनऑक्सीय श्वसन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन जिस वैसा काम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या जो ऑक्सीजन नहीं रहने पर होता है उसको क्या बोलेंगे? अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले मेरे भाई इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। किसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन? आपसे पूछेगा कि ऑप्शन में दिले रहेगा क्या कि ऑक्सी श्वसन निम्न में से कौन है? या नीचे ऑप्शन भी रहेगा बहुत सारा, अनऑक्सी, वायवीय, अवायवीय, इनमें से कोई नहीं। आप किसे मारिएगा? वायवीय में मारिए। क्या है? क्या कि वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक ना? क्या कौन सा श्वसन कहते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसे अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। किसको? अवायवीय को क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। आगे देखिए, इसे अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। विशाल जीव का मतलब समझते हो? विशाल जीव बोला है। विशाल जीव का मतलब होता है क्या कि बड़े बड़े जानवर, क्या बड़े बड़े जानवर क्या होती है? भाग लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारे वायवीय श्वसन में, किसमें?
वायवीय श्वसन में बड़े बड़े जानवर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जानवर लेगा तो किस में आएगा, वायवीय श्वसन में आएगा। और छोटे छोटे जीव का मतलब कौन सा जीव, यानी जो वैसा जीव जो छोटा का मतलब कौन चीज, यानी कीट पतंग कीड़े मकोड़े सब किस में आएगा, आपका आएगा किस में, अवायवीय श्वसन में, सूक्ष्म जीव। ठीक ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें विशाल जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसमें कौन सा जीव भाग लेते हैं, सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। आपसे पूछेगा 5 नंबर में क्या, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताए। ठीक है ना। अब आप वायवीय और अवायवीय में अंतर पूछ दिया तो लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पूरा एकदम डिटेल से एक पटिए लिख देना। अब देखिए इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसमें CO2 और H2O निर्माण होता है। अब वायवीय श्वसन, जब आप ऑक्सीजन के साथ आप भोजन करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना, श्वसन करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो उसमें क्या क्या का निर्माण होता है, CO2 और H2O। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब जल का निर्माण होता है। ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन से हमें आपका CO2 और H2O का क्या होती है, निर्माण होता है। अब आगे क्या है, इसमें CO2 जल का निर्माण नहीं होता है, CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है किसमें, अवायवीय श्वसन में। आगे देखिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, किसमें, इसमें ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, इसका होता है आपका सूत्र। यानी इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, बल्कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक ना। यानी इसमें आपका ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, लेकिन इसमें आपका ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे देखिए इसमें ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 ATP का, कितना का, 38 ATP का निर्माण होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा इसमें ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 ATP का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन अभिक्रिया में, यानी वायवीय श्वसन में, किसमें, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से, आपसे पूछा जाएगा वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 ATP का निर्माण होता है। कितना का होता है, 38 ATP का। आपसे पूछा जाएगा इसमें ग्लूकोज के अणु को टूटने से कितना ATP का निर्माण होता है, किसमें, अवायवीय में। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो 2 ATP का होगा। कितने का होगा, 2 ATP का होगा। यानी इसमें ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से 2 ATP का निर्माण होता है, किसमें हुआ, अवायवीय श्वसन में। आगे देखो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कौन, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहाँ होती है, आपका वायवीय श्वसन आपका होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कौन सी, ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। आगे देखिए यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। वायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कौन, आपका अवायवीय श्वसन। ठीक, आपका किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो सबसे पहले क्या करिए ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तरफ गिरे और हमारे वीडियो यानी आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल सके।
आगे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं, एक यहाँ पे फिगर जना रहा है, नहीं क्या जना रहा है, यहाँ पे एक फिगर जना रहा है। अब फिगर क्या है, फिगर में आपका एक फेफड़ा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, फेफड़ा, जिसको बोलते हैं लंग्स। हम लोग यानी मानव के शरीर यानी मानव अपना श्वास कहाँ से लेता है, तो कहाँ से लेता है मेरे भाई, फेफड़ा से लेता है। कहाँ से लेता है, फेफड़ा से। यहाँ पे एक चीज और बोला था, क्या बोला था, इसमें ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, तो ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6 यानी ये क्या है, ग्लूकोज क्या है। अब यहाँ पे ग्लूकोज, अब इसको क्या बोल रहा है, पुनः ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब प्लस में कितना, O2। अब क्या बनाएगा, अब क्या बनाएगा, तो अब आपका बनेगा कौन चीज, CO2 और H2O, CO2 और H2O, ठीक ना। क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O, ये इसका आपका निर्माण करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ अभी और छूट रहा है। क्या छूट रहा है, सबसे पहले ये आपका संतुलित नहीं है, और जो ऐसे ये आपका CO2 और H2O का तो निर्माण करेगा, तो किसको, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद इसके साथ ऊर्जा तो बनेगा ना, है ऊर्जा बनेगा। अब कह सकते हैं यानी C6H12O6 प्लस में O2 यानी ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। इसके साथ ऑक्सीकरण कर रहा है यानी O2 हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी O2 हो रहा है। अब इसको संतुलित किया जाए। यहाँ पे देखो तो कार्बन की संख्या कै गो, 6 गो। इधर कार्बन की संख्या कै गो, एगो। कै गो, एगो। अब इसको 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, 6 तो बन गए सर, 6 क्या हो गया, बन गया। 6 गो कार्बन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई ना। ऑक्सीजन की संख्या कै गो हो गया, देखो तो 6 दूनी 12, 1 13। अब इधर देखो तो 6 2 8। अब देखो तो एरा में 6 से गुना कर दे, 6 दूनी 12 6 18 को अभी ऑक्सीजन हो गया। नीचे कै गो है, 13 गो। हाइड्रोजन की संख्या कै गो है, 12 गो। इन्हें हाइड्रोजन की संख्या कै गो, एरा 12 को बनावे लगे कितना से गुना, 6 दूनी हाइड्रोजन बराबर कार्बन बराबर 72 आ गया ऑक्सीजन के, 6 गो ऑक्सीजन और 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन, 12 6 18। अब देखिए इधर गिने तो 6 दूनी 12 6 कितना बोले 18। कह सकते हैं कि आपका क्या है, संतुलित है। अब यहाँ पे हम देखना है क्या, कि आप जो सांस लेते हैं, ठीक ना, मानव जो आदमी होता है ना, मनुष्य जो सांस लेता है, ऐसा तो बात नहीं कि खाली मनुष्य सांस लेता है, हर जानवर सांस लेता है, लेकिन सभी को सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक ना। यानी कोई किसी और चीज़ के द्वारा सांस लेता है, तो कोई और चीज़ के द्वारा सांस लेता है, अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, कोई फेफड़ा द्वारा लेता है। यानी आप देखिए आगे, अब यहाँ पे आपका मुख्य गुहा है। मुख्य गुहा से आप क्या किए, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, अगर हम लोगों को नाक बंद कर दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम मुंह से सांस ले लेंगे ना। यानी हम लोगों की सांस लेने की प्रक्रिया 2 जगह से भी है, जो लोगों को मालूम है, यानी एक नाक से और एक मुंह से। लेकिन ये पता नहीं है कि आदमी एक जगह से और भी सांस ले सकता है यहाँ से। जब ये दोनों स्थिति को बंद किए जाते, लोग यहाँ छेद कर देता है, ठीक ना। और उस पाइप में छेद होनी चाहिए, जो भोजन वाला पाइप नहीं होनी चाहिए, उस पाइप में छेद होनी चाहिए जहाँ पे आपका, लेकिन कोई कर मत लेना, ठीक ना, कोई कर मत लेना। आगे देखो, यानी आगे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ से लाने के बाद यहाँ से 2 प्रकार के पाइप निकलती है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पाइप मानते हैं निकलती है, ठीक ना। यहाँ से कितने प्रकार के पाइप निकलती है,
यहाँ से दो प्रकार के पाइप निकलता है, ठीक। यानी यहाँ से दो प्रकार के पाइप निकलता है, दो प्रकार के आपका पाइप निकलता है। एक आपका श्वास नली वाला पाइप होती है, एक किसका पाइप होता है, श्वास नली वाला पाइप। और एक किसका पाइप होता है, एक आपका पाइप होता है भोजन वाले पाइप। जो आप भोजन करते हैं तो डायरेक्ट कहाँ चल जाती है, आहार नाल में, लेकिन यानी अमाशय में। उसी प्रकार से एक गप ना करो, इसी प्रकार से इसमें भी क्या है, यही चीज़ है कि आप जब सांस लेते हो तो सबसे पहले नाक और मुंह के द्वारा, और मुंह के द्वारा लेने के बाद यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस, जो आपको बंद करता है। भोजन करने के दौरान सांस नली वाला पाइप बंद हो जाती है, भोजन करने के बाद क्या होती है, सांस नली वाला पाइप बंद हो जाती है। और कभी कभी भोजन आप कर रहे हैं और श्वास नली वाला पाइप बंद नहीं हुआ है ना, तो आप क्या करते हैं, सरक जाते हैं, छींक देते हैं। होता है कि नहीं होता है, खाते खाते एकदम पूरा भात छिटा गया। उसी प्रकार से यानी आप खाते खाते, यानी आपका यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण आप खाना खा रहे हैं तो एक साइड जो आपका श्वास वाला नली है ना, क्या होती है, बंद हो जाता है, आपका भोजन सीधे आहार नाल में चली जाती है। आगे देखिए, अब आपका भोजन यहाँ आया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या किए, लेना, आप मतलब सांस लेना शुरू किए, यानी अब यहाँ से अलग अलग पार्ट में बटेगा। अब बात किया जाए ना, यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि जो मनुष्य होती है, क्या मनुष्य, अब मनुष्य जो होता है ना, उस सांस अलग अलग तरीके से लेती है। जैसे में अब बड़े 1 मिनट में मनुष्य कितने बार सांस ले सकते हैं, तो 1 मिनट में मनुष्य 12 से 16 बार सांस ले सकते हैं। 1 मिनट में कितने बार लेते हैं, 1 मिनट में मनुष्य 12 से 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन उसी अपेक्षा में बच्चे की बात किया जाए, बच्चा, छोटा बच्चा की, अब छोटे बच्चे की जब बात किया जाए तो छोटा बच्चा जो होता है ना, बड़े आदमियों से ज़्यादा सांस लेते हैं। यानी हम सबसे ज़्यादा सांस कौन लेता है, बच्चा लेता है। हम सबसे ज़्यादा सांस अधिक तेजी में भी लेता है और अधिक गति में भी लेता है। तुरंत लेगा तुरंत छोड़ देगा, तुरंत लेगा तुरंत छोड़ देगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो होते हैं ना, हम लोग जो होते हैं ना, सांस लेने के दौरान, सांस लेने के दौरान, अब तो सांस ले लिए, अब सांस कितना बोलता है ना कि सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप ऑक्सीजन खाली नहीं ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। यानी 3 चीज़ों का मिश्रण आप सांस में ले रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मिश्रण आपका नाइट्रोजन को होती है, जो 28% होती है। यानी नाइट्रोजन की मात्रा आपके शरीर में कितनी है, यानी आपके श्वास नली के द्वारा कितना प्रतिशत लेते हैं, 78% लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद आप क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी सबसे कम मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसको कहते हैं 0.03%। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अगले देखते हैं। सबसे पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम देखते हैं क्या है। आगे देखिए, आगे कह रहा है प्रमुख जीवों का श्वसन अंग। क्या बोल रहा है, प्रमुख जीवों का श्वसन अंग का मतलब क्या है, यानी कुछ ऐसे जीव है ना, अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो अलग, जिसको अलग अलग से क्या होती है, श्वसन अंग होती है। अब अलग अलग से श्वसन अंग किसको होती है, तो देखेंगे किसको होती है। जो पहले यहाँ पे बोला गया क्या, प्रमुख जीवों का श्वसन अंग। अब प्रमुख जीवों का श्वसन अंग में देखेंगे सबसे पहले मानव है। क्या है, सबसे पहले आपका मानव है। मानव का श्वसन अंग क्या है, मानव का श्वसन अंग फेफड़ा है। यानी मानव अपना श्वसन कहाँ से करता है, फेफड़ा से करता है। उसके बाद देखेंगे मछली, मछली कहाँ से करता है, तो मछली करता है गलफरा से और गिल्स से करता है। कहाँ से करता है, गलफरा से और गिल्स से करता है। उसके बाद देखेंगे मच्छर, मक्खी, कीट और कॉकरोच
तीनों, यानी मच्छर कहाँ से करेगा तो ट्रेकिया से करता है। कहाँ से करता है? ट्रेकिया से। मक्खी और कीट कहाँ से करता है? ट्रेकिया से। कॉकरोच कहाँ से करता है? ट्रेकिया से करता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, मच्छर, मक्खी, कीट और कॉकरोच कहाँ से करता है? ट्रेकिया से। अब आगे देखेंगे ऑक्टोपस। किसको देखेंगे? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ से करता है? तो ऑक्टोपस गिल्स से करता है अपना श्वसन। कहाँ से करता है? गिल्स से। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर के, सांप के और पक्षी के। ये तीनों यानी शेर, सांप, पक्षी अपना श्वसन अंग कहाँ से करता है? फेफड़ा से। यानी श्वास कहाँ से लेता है? तो फेफड़ा से लेता है। अब बात करते हैं किसके बारे में? कुछ मेढक प्राणी के बारे में। मेढक जानते हो? मेढक 3 प्रकार से सांस लेता है, ठीक ना। मेढक 3 प्रकार से सांस लेता है, ठीक ना। अब कब कैसे लेता है? जब वो बच्चा रहता है, मेढक छोटा छोटा लगता है, पानी में रहता है। जब बहुत छोटा रहता है उस समय देखना कि मछली लगेगा देखे में, उस समय उसको देखे में बहुत मछली की तरह लगता है। अब उस समय जब वो रहता है ना, तो उस समय वो सांस लेता है गिल्स से। कहाँ से लेता है? जब मेढक बच्चा हो, छोटा तनी को, एकदम बहुत तनी को, जन्म लेने के समय, उस समय हमारा कहाँ से लेता है सांस? तो गिल्स से। उसके बाद कहाँ से लेता है? उसके बाद वो फेफड़ा से लेता है। जब धरती पर बुलता है तब कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। अब फेफड़ा से ले रहा। अब जब धरती पर पानी खत्म, वो धरती के अंदर रहना शुरू कर देता है। देखता है आवाज करता है मेढक धरती के अंदर रह करके। तो उस समय कहाँ से लेता है? तो वो त्वचा से लेता है। कहाँ से लेता है? त्वचा से। यानी वो त्वचा से भी लेता है, फेफड़ा से लेता है, और कहाँ से लेता है? गिल्स से भी लेता है। अब बात करते हैं कहाँ पे? केचुआ से। केचुआ का श्वास नली कहाँ पे है? तो त्वचा है। यानी केचुआ सांस कहाँ से लेता है? तो त्वचा से। केचुआ का मतलब समझते हो? किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ के कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, किसान का मित्र किन्हें कहा जाता है? तो केचुआ के कहा जाता है। जरा लोग बोलता है चेहरा, ठीक ना, यानी केचुआ के बोलता है त्वचा से। अब बात करते हैं चूहा के बारे में। किसके बारे में? चूहा के। अब चूहा के बारे में बात करते हैं तो चूहा सांस कहाँ से लेता है? तो फेफड़ा से लेता है सांस। अब बात करते हैं किसके बारे में? श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग, यानी श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग का मतलब कुछ है कि आदमी सांस कहाँ कहाँ से लेता है। आदमी जो है सांस लेता है तो कहाँ कहाँ से? तो सबसे पहले आप नाक से, मुंह से एंट्री किए सांस, ठीक ना। अब नाक, हम सब नाक और मुंह दोनों से सांस लेते हैं। नाक बंद कर देगा तो मुंह से सांस ले लेंगे, मुंह बंद कर देगा तो किससे सांस ले लेंगे? नाक से ले लेंगे। यानी ये आपका श्वसन अंग, ठीक ना। अब देखो, इसको नाक को दूसरा नाम कौन है? नासा गुहा कहते हैं। नाक का दूसरा नाम नासा गुहा। और मुख का जैसे नाम है ना मुख गुहा, उसी प्रकार से नाक का भी नाम है नासा गुहा। अब नाक के बाद जाते हैं हमारा भोजन कहाँ? ग्रसनी में। कहाँ? ग्रसनी में। यानी यहाँ से जाने के बाद यहाँ से एक घुराव टाइप के रोड, जैसे रोड मिलता है डायरेक्ट घूरता है, उसी प्रकार से जाने के बाद यहाँ से घूरे वाला रोड मिलेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से घूरे वाला रोड मिलता है, यहाँ से घूरता है, जिसको कहते हैं काची? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। अब बात बोलते हैं स्वर नली। किसको बोलेंगे? ग्रसनी के बाद आपका सांस जाते हैं स्वर नली में। स्वर नली का मतलब जहाँ से आपका आवाज उत्पन्न होता है। आवाज उत्पन्न कहाँ से होता है? यहाँ से होता है आपका आवाज उत्पन्न। होता है कि नहीं होता है? यहाँ ने तो पकड़ के देखो झंझनाहट की तरह लगेगा, यानी आपका आवाज यहाँ से उत्पन्न होता है। हाँ, यहाँ पे एक ग्लोटिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लोटिक्स। अब ग्लोटिक्स जो पाया जाता है ना, अब यहाँ से सांस निकलता है, ग्लोट यहाँ से 2 पाइप निकला हुआ, एक आपका भोजन के वाला, एक आपका श्वास वाला। तो जिधर श्वास जाएगा तो वहाँ पे एक पतले टाइप का ढकने वाला रहता है। आप भोजन कर रहे हैं ना, तो आपको ढकने वाला रहता है, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स। यानी आप भोजन करने के बाद अगर जो हमारा भोजन कहाँ चल जाएगा? श्वास नली में तो दिक्कत है कि नहीं है? तो लोग बोलता है सरा के गेलिए, ओरे में बोलता है फंस गए, अनजाता मर गए, बोलता है कि नहीं बोलता है? यानी यही कारण होता है। यानी आपका, यानी यहाँ पे पाया जाता है ग्लोटिक्स। आप भोजन करते तो श्वास नली वाला को क्या कर देता है? बंद कर देता है। भोजन श्वास से कहाँ चल जाता है? अंदर।
ठीक है ना। देखते हो कभी कभी ज़्यादा देरी तक भोजन फंस जाता है, लोग आँख बकाए लगता है, यानी उसको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगता है, इसलिए लोगों को ऐसा महसूस होता है। अब कहाँ चलते हैं, कहाँ, फेफड़ा में, उसको बाद फेफड़ा में चलता है। फेफड़ा का संरचना बनाया था मैंने। हेलो दोस्तों, आगे देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अभी के समय में अभी तक हम श्वसन से क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बात किया जाए श्वसन से अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले श्वसन पढ़ चुके हैं, और श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, वो हम पढ़ चुके हैं। 2 भागों में कौन कौन बांटा गया है, एगो बांटा गया है क्या, एगो वायवीय श्वसन, एगो अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को दूसरा नाम क्या है, तो वायवीय श्वसन का नाम है, दूसरा नाम ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम क्या है, अनऑक्सी श्वसन। अब हम बात करते हैं यानी श्वसन की क्रिया के बारे में। तो जब श्वसन किसे कहते हैं, अगर जो कोई बाई चांस आपसे पूछ दे दोबारा, एक बार तो मैंने परिभाषा बताया है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, यानी वायुमंडल से आप CO2 को क्या कर सकते हैं, यानी वायुमंडल से आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हैं, इस प्रक्रिया को आप श्वसन कह सकते हैं। और श्वसन आपका 2 चीज़ों के मिलने से, यानी एगो वायवीय एगो अवायवीय, यानी वायवीय में एगो ऑक्सीकरण श्वसन, एगो अनऑक्सी श्वसन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्वासोच्छ्वास के बारे में। श्वासोच्छ्वास क्या है, तो श्वासोच्छ्वास निश्वासन है, एगो निश्वासन है। ये दोनों में अंतर क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं किसको, तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है क्या कि यानी सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पे भी आप श्वसन का परिभाषा लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यानी सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब यहाँ पे बात किया अंदर लेना और अंदर बाहर छोड़ना। अब यहाँ पे जो अंदर लेगा उसको बोलेंगे निश्वासन, और जो बाहर छोड़ेगा उसको बोलेंगे निश्वासन। इसको जो बिंदु पर है वो इसको हा बोलते हैं, यानी हा में नाम रखा जाता है। इसको कह सकते हैं निश्वासन, इसको कह सकते हैं क्या, निश्वासन। अब यहाँ पे सांस अंदर ले रहा है जिसको बोल रहा है निश्वासन, और जो सांस बाहर छोड़ रहा है बोलते हैं निश्वासन। अब जो अंदर ले रहा है ना, निश्वासन को आप कह सकते हैं निश्वासन का आपका दूसरा नाम क्या है, निश्वासन का आपका दूसरा नाम है प्रश्वासन। क्या है, निश्वासन का आपका दूसरा नाम प्रश्वास है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा निश्वासन का क्या नाम है, तो उच्छ्वास, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि निश्वासन का दूसरा नाम प्रश्वास, और निश्वासन का दूसरा नाम उच्छ्वास, और निश्वासन का दूसरा नाम प्रश्वास है। अब आगे देखिए N2 यानी 78% है। आप कह सकते हैं कि यानी N2 का मतलब इसमें जब आप सांस लेते हैं, क्या करते हैं, आप जब सांस लेते हैं उस समय आपके पास नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है। जब आप सांस लेते हैं तो कोई बोलता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं, तो भाई ये सोचना गलत है। हम ऑक्सीजन को सिर्फ नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है, उसको भी ग्रहण करते हैं। उसके साथ हमारे वायुमंडल में 21% क्या पाई जाती है, यानी 21% पाई जाती है क्या, ऑक्सीजन, हम उसको भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हम उसको भी ग्रहण करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों को मिश्रण को पहले क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी श्वास अंदर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा निश्वासन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे N2 78%, O2 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। बात सही है। आप जो कर सकते हैं ना, बोलता है कि ऑक्सीजन का 21%, यानी खाली हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ आप 3 चीज ले रहे हैं। लेकिन अब जब बात आ गई सांस छोड़ने की, इसकी बात आ गई,
अब बात आ गई सांस छोड़ने की। जब बात सांस छोड़ने की बात किया जाए ना, तो यहाँ पे निश्वासन का दूसरा नाम उच्छ्वास, जिसको का मतलब होता है बाहर छोड़ना। किसको बाहर छोड़ना? तो सांस को क्या करना? बाहर छोड़ना। यानी अब यहाँ पे बाहर छोड़ेंगे तो हमारे सांस को, ठीक है ना, अब बाहर जब सांस को छोड़ रहे हैं ना, जब बाहर सांस को छोड़ते हैं तो क्या क्या निकलता है, कौन कौन सी गैस निकलती है हमारे श्वास नली के द्वारा? तो सबसे पहले हमारा निकलती है क्या? 78% नाइट्रोजन। यानी लेते समय भी 78% जाता है और छोड़ते समय भी कितना निकलता है? 78% निकलता है। अब बात किया जाए किसको? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपका 17% है। कितना प्रतिशत है? यानी हम कह सकते हैं कि आप जो ऑक्सीजन लेते हैं ना और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन आप 21% यहाँ पे ले रहे थे, लेकिन जब छोड़ने की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा आप कितना छोड़ रहे हैं? 17% छोड़ रहे हैं। कितना प्रतिशत छोड़ रहे हैं? 17% छोड़ रहे हैं। अब बात किया जाए CO2 के बारे में। किसके बारे में? CO2 के बारे में। जब बात CO2 के बारे में किया जाए तो CO2 जो छोड़ रहे हैं, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना निकलती है? जब ग्रहण करते हैं तो 0.03% ग्रहण यानी लेते हैं, और जब छोड़ते हैं ना तो 4% साला क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यानी 4% क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यानी आप यहाँ से सोच सकते हैं कि 21% यहाँ 17%, कुछ अंतर दिख रहा है नहीं? अब आगे देखिए, आगे देखना है। सबसे पहले आगे में क्या देखेंगे? अब आगे में हमको क्या बोल रहा है, इधर देखेंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके, ठीक ना, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? हिम 2 प्रकार के रंजक से बना होता है। पहला हिम तथा दूसरा ग्लोबिन, जो हमारे रक्त में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा खून लाल क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब आगे देखिए, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन के साथ क्या करके? संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा CO2 से संयोग कर कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक ना। जैसे ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तथा CO2 के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आपसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन थी हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया ना। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करा है? एटीपी अभी पढ़ाए थे। अभी एटीपी का मतलब हमें एटीपी यानी ऊर्जा का घर, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस का घर, पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारा यहाँ से श्वास जब नली लेते हैं ना, जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद सबसे पहले नाकों के और मुंह के द्वारा तो सांस लेते हैं। अब उसके बाद हमें ग्रस नली में जाती है। अब ग्रस नली के बाद जाते यहाँ पे ट्रैकिया रहती है, जहाँ पे आप घूरती है, आपका नली जहाँ पे से घूरती है ना, वहाँ पे क्या रहती है? ट्रैकिया रहती है। वहाँ से आपका पाइप 2 बार आगे जाती है, आगे जा करके यहाँ पे कंठ, जहाँ पे स्वर तंत्रिया रहती है, जहाँ से आपका आवाज निकलना शुरू होता है। अब वहाँ से आपका 2 भागों में, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका आवाज निकलना यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से आपका 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब 2 भागों में बांटने का मतलब 1 भाग इधर और 1 भाग इधर, जिसको लोग क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेफड़ा। अब सांस लेने और सांस छोड़ने, तो सांस लेने का तो काम कर लेता है। सांस लेने का ये क्या क्या करता है? ये जो फेफड़ा है ना, अपने से सांस ले लेता है। जब सांस लेता है तो देखता होगा कि
जब सांस छोड़ता है और सांस लेता है, जब सांस लेता है तो क्या होता है, कभी कभी एकदम लगता है कि फूल जाता है शरीर, लगता है ना यहाँ पे सांस लेते समय। अब सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अब सांस छोड़ रहे हैं, यानी सांस लेना सांस छोड़ना। तो सांस जब लेते हैं तो फेफड़ा की सहायता से सांस से ले लेते हैं, जब छोड़ने की बारी आता है ना तो फेफड़ा कहता है हमरा से हिम्मते ना पड़ा छोड़े के, तो नीचे से एगो और लगल रहता है इसे आकार का। अभी बताते हैं फिगर पार के, फिर से एकदम निमन से बताएंगे। यानी नीचे से लगा रहता है, पीछे से ढकेलता है, जब ढकेलता है ना तो सांस ऊपर कर फेंक देता है, ठीक ना। आगे देखिए, सबसे पहले एटीपी यानी अभी बताए थे वायवीय श्वसन में, बताए थे ना कि वायवीय श्वसन में एटीपी कितना मात्रा में पाया जाता है। तो वायवीय श्वसन में एटीपी की मात्रा आपका मतलब 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण करता है। वायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा का निर्माण करता है, तो 38 एटीपी का। और अगर जो पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन में कितना एटीपी का निर्माण करता है, वायवीय में नहीं, आवायवीय में कितना, तो 2 एटीपी। अब यहाँ पे देखिए एटीपी से कि क्वेश्चन है क्या, एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में क्या, एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का क्या करते हैं। आपसे पूछा जाएगा रासायनिक ऊर्जा का वाहक किसे कहा जाता है, श्वसन में, यानी जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक कौन है, तो एटीपी है जो समस्त जैविक कोशिकाओं में, किन कोशिकाओं में, जैविक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। सार्वजनिक क्या है, वाहक है, कौन, एटीपी। किसमें, जैव कोशिकाओं में, कौन से ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का। आगे देखिए बुआ, आगे क्या कह रहा है, एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, तो एटीपी का उत्पादन हमारे शरीर के अंदर जीवित कोशिका में कि मरल कोशिका में, जीवित कोशिका में। एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, तो जीवित कोशिका में होता है। और कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर होता है, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि एटीपी का जो उत्पादन होता है ना, हमारे शरीर के अंदर होता है, और वो भी कौन सी कोशिका में, तो जीवित कोशिका में होता है। अब देखिए एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, जीवित कोशिका में होता है। इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। या आपसे पूछा जाएगा एटीपी को किस ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, तो जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत आगे देखिए, फिर से एक बार देखिए, एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, शरीर की जीवित कोशिकाओं में, शरीर के अंदर होता है। यानी जीवित कोशिका यानी जीवित शरीर के अंदर। अब जीवित कोशिका किस में रहेगा, जीवित शरीर में न रहेगा। अब जीवित शरीर में रहेगा तो शरीर के अंदर। और आपसे पूछा जाएगा एटीपी क्या, एटीपी को किस ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, तो जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका देखिए एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, आपका एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, ग्लूकोज कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब जब आपका ऑक्सीजन के साथ संयोग करके आपका जब ग्लूकोज का निर्माण करता है ना, यहाँ से आपका इसको मतलब ऑक्सीजन को इसको कहाँ भेज देता है, श्वसन को जब सांस लेते हैं तो सारे शरीर में कब फैलती है, हमारे हर बॉडी में आपका ऑक्सीजन है। हर जगह पे क्या है, ऑक्सीजन है, हर जगह पे ऑक्सीजन है। और सभी जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। ब्लड किसके सहायता से करता है, तो हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। यहाँ पे ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। मिलने के बाद सारे शरीर में क्या होती है, कौन, ब्लड। ऑक्सीजन में थी, हीमोग्लोबिन जो है ना, श्वास जब लेते हैं तो सांस जो जितना भी हवा जाती है किसमें मिल जाता है, यह हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। और इसी के सहारे हमारे पूरे शरीर में, पूरे ब्लड के सहारे हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, खून में। और पूरे खून कहाँ फैल जाते हैं, हमारे बॉडी में। और जैसे बॉडी में फैलता है पूरे आराम से काम होने लगता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, इसको जल्दी से आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।